हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्य तौर से इक्वालिटी के चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इक्वालिटी चैप्टर जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, स्पेशली जो आप लोग की क्लास 7th की जो सिविक्स की जो बुक में दी हुई है, तो उस चैप्टर को मैं ऐसे कवर करने की कोशिश करूँगा कि जैसे आपको पहली बात तो ये फीलिंग्स नहीं आएगी कि लाइक आप लोग क्लास में नहीं बैठे हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो स्कूल में या फिर और कहीं भी, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवेयर एल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग कि कहीं भी पढ़ाया जाता है तो एक मोटो होता है कि कितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। तो होता क्या है कि क्लास में जनरली 100% बच्चे में से 80% 80 to 85% ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ जाता है नहीं, ठीक है, जिनको समझ में ही नहीं आता है, जिनको बहुत सारी बातें पल्ले ही नहीं पड़ पाता है, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो आप लोग को आज बताऊं, जो भी उससे रिलेटेड बताऊं, आप लोग को फीलिंग आए कि लाइक कि आप लोग सामने बैठे हो और आपके सामने टीचर बैठा है और वो जो बता रहे हैं वो आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। एक चीज सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को ये बताता हूं कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, वॉट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, दिमाग में सबसे पहले आप ये चीज बैठाओ कि वो टॉपिक्स आपके आसपास हो रहा है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे, कि वो सारी चीजें आपके आसपास होती है। क्योंकि जब इक्वालिटी चैप्टर में आप लोग को पढ़ाऊंगा तो इक्वालिटी चैप्टर जो है बेसिकली आपके आसपास, आपके जीवन से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। क्योंकि धरती पे कभी भी लायन के आधार पे कभी लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के बारे में अध्ययन नहीं किया गया। अध्ययन जो भी किया गया वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर किया गया कि इंसानों की ही जरूरत बहुत ज्यादा है, इंसान के बीच में ही बहुत ज्यादा घमासान है, इंसान के बीच में ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इंसान के बीच में ही जो है ना एक अलग लेवल की डाइवर्सिटी फैली हुई है। कभी आप देखे नहीं होगा कि जानवर जो है वो कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, अलग अलग तरह के भोजन कर रहे हैं, नहीं। आप देखो जानवर एक नियमित रूप से रहते हैं। अगर कोई मांस खाने वाला जानवर है तो वो सिर्फ मांस ही खाएगा। ऐसा नहीं कि अब इंसान की तरह जो हमारे वास्तविक, जो हमारा इंटेस्टाइन, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, भगवान ने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसी हिसाब से बनाया कि आपको क्या खाना है। लेकिन इंसान अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाते हैं और वो किसी चीज को पचाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली लोगों को लगता है कि इंसान कुछ भी खा लेता है तो इट कैन बी इजिली डाइजेस्टेड। नो, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हो ना, तो आपको पचाने में ओवर एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी जब ओवर लगता है डाइजेशन में, तो इनकेस आप किसी और काम में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है कि ह्यूमन बींग्स अपनी जरूरतों को बढ़ा रहा है, और अपनी जरूरतों को बढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहा है, वो अपने लिए परेशानियां भी लेकर आ रहा है। तो बात ये सारी जो है ह्यूमन बींग्स के चारों ओर घूम के ही आता है, उसके बीच में ही, उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ पढ़ना होता है, वो चाहे हम किसी भी कॉन्सेप्ट की बात कर लें, ठीक है। तो इक्वालिटी चैप्टर चलिए हम शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि इक्वालिटी पहले होता क्या है। देखिए, आप सब बच्चे यहाँ पे क्लास 6 पढ़ के आए हो। आई होप कि एवरी स्टूडेंट्स हु इज हियर, दे ऑल कंप्लीटेड देयर स्टैंडर्ड 6, अपने सारे स्टैंडर्ड 6 कंप्लीट कर लिए। और आपने स्टैंडर्ड 6 में आपने पहला जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता का मतलब क्या हुआ कि जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्टेस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसेस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स हैं, क्लोथ्स हैं, और भी डांस है, और भी बहुत सारी चीजें, जहां पे अलग अलग प्रकार की चीजें, यानी कि रेंज दिखते हैं। इट इज अ रेंज ऑफ वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज के जब रेंज दिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अब जरा आप दिमाग लगाओ, एक छोटा सा एग्जांपल लो। जब भी आप कुछ पढ़ो तो आप घर का एग्जांपल जरूर लो, क्योंकि घर का एग्जांपल, स्कूल का एग्जांपल, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर थिंग यू आर स्टडिंग। तो आप घर में देखो कि आपके घर का वो सारा सदस्य, जैसे सपोज, ऐसा तो नहीं कि हर घर में एक मेंबर ही होता है, 2 से ज्यादा ही होते हैं, एक माता पिता या उनके बच्चे, है ना, तो मोर देन 2 होते हैं। तो जब
आप अपने घर की एग्जांपल्स लोगे देन आपको पता चलेगा कि यार हर कोई अलग अलग है, हर कोई अपने आप में डिफरेंट है एक दूसरे से, सबकी काबिलियत अलग अलग है, सबकी यूनिकनेस अलग अलग है ना। तो होता क्या है ना कि एक वर्ड आता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है ना कि कंपटीशन या कंपैरिजन कह लो, वो इन्नेट होता है ह्यूमन बींग्स में। इन्नेट का मतलब जन्मजात, कि इंसान को कंपैरिजन करने की आदत है, अपने से कंपैरिजन करता है, दूसरों से कंपेयर करता है खुद को कि मैं क्या उसके लायक हूं, उसके जैसा हूं। इवन पीपल इज मोर बेटर देन द अदर, फिर भी येट दे कंपेयर्ड देमसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, राइट। तो यहां पे जो है ना, यहां पे जो डिफरेंशिएशंस आपको देखने को मिलता है कि जहां पे डिफरेंशिएशंस आएगा वहां पे डी से डिस्क्रिमिनेशन भी आएगा, क्योंकि जहां पे डाइवर्सिटी डी से डाइवर्सिटी, डी से डिफरेंशिएशन, और जहां पे डिफरेंशिएशन वहां से डी से डिस्क्रिमिनेशन। और जब डिस्क्रिमिनेशन आएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग आपस में एक दूसरे को वैल्यू देना कम करेंगे, लोग आपस में एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, अपने से नीचे, अपने से इंफीरियर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और समाज में लोग अपने आप को कैसे सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं, जब उनके हाथ में पावर होता है, फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक स्तर से कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है, सोशल यानी कि सामाजिक स्तर से कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है, कल्चरल कोई व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा पावर है, किसी की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, किसी को माइनॉरिटी, कोई मेजोरिटी में है, कोई माइनॉरिटी में है, तो मेजोरिटी वाला अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कोई, आप देखोगे सोशल पावर्स के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा है, कोई धन से बहुत रिच है, तो वो अपने से गरीब को, अपने से नीचे को दबाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि समानता जो है ना, ये जो इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम इक्वलनेस की जो बात कर रहे हैं, वो खत्म होते चली जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे को समान दृष्टि से देखना ही बंद कर देते हैं। और आप भारत में अगर रह रहे हो तो भारत के इतिहास जब आप पलटोगे तो भारत के इतिहास में बहुत पुराने समय से ये जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है जाति को लेकर, खासकर जाति को लेकर, ठीक है। कि हमारे समाज में पहले क्या होते थे, जाति का एक अलग बंटवारा होता था, कोई जाति को वर्णों के हिसाब से बांट दिया गया था कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, ठीक है। तो सबसे जो नीची जाति होते थे दैट इज कॉल्ड शूद्र, जिसको कि अभी हम लोग दलित कहते हैं, ठीक है। और दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि सबसे टूटा हुआ व्यक्ति, जिसकी समाज में कोई वजूद नहीं। जबकि अगर वो लोग नहीं होगा तो हमारा देश नहीं चल पाएगा, हमारी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अब देखो, इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है इनइक्वालिटी, क्योंकि जहां पे बुराई है वहीं पे अच्छाई है ना भाई। जब तक बुराई नहीं होगा तब तक हम अच्छाई की बात कैसे करेंगे, बताओ। जब तक बुराई नहीं होगा तब तक हम अच्छाई की बात करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि देखो, दो तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। एक तो नेचर ने डिस्क्रिमिनेशन किया कि नहीं, क्योंकि नेचर ने क्या किया, नेचर ने, अब देखो अपने अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देखो, भगवान ने ऐसा नहीं करा कि आसमां है तो चांद को भी आसमां के कलर में दे दिया, सूर्य है तो उसको भी उसके रूप में दे दिया, धरती है तो धरती को भी एक जैसा बनाया। भगवान ने यानी कि नेचर ने भी सबको अलग अलग तरीके से निर्माण किया। और करना इसलिए जरूरी होता है कि जब तक चीजें अलग अलग नहीं होगी तो उसका हमें इंपॉर्टेंस भी नहीं पता चल पाएगा। भगवान हमारे शरीर में सिर्फ आंख ही दे देते हैं हर जगह, तो क्या इट इज पॉसिबल दैट कि हम अपने शरीर को प्रॉपरली तरीके से चला पाते? तो भगवान ने हमारे शरीर को भी जब बनाया, दैट इज ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ नेचर, उसमें भी भगवान ने अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से सबको दिया कि भाई इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो ऐसे ऐसे करके भगवान जी ने भी सबको क्या कर दिया, अलग अलग। यानी कि भगवान जी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स, इट मींस नेचर, तो नेचर ने भी क्या किया, अलग अलग चीज बनाया। लेकिन अब ये हम नहीं करेंगे कि जब अलग अलग बनाया तो हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, क्योंकि सबकी इंपॉर्टेंस अपने अपने स्थान पे अपने अपने तरीकों से होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक उसी प्रकार से बच्चे कि समाज में क्या है ना कि इंसान
जब प्राकृतिक संसाधनों का खपत करना शुरू कर दिया, जब नेचुरल रिसोर्सेज को खपत करना शुरू कर दिया, तब इंसान क्या किया, इंसान कुछ कुछ अपनी प्रवृत्ति, अपनी बुद्धि से कुछ कुछ रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर लिया, यानी कि संग्रहित करना शुरू कर लिया, जमा करना, इकट्ठा करना शुरू कर लिया। और इकट्ठा करने के साथ साथ जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि, क्योंकि देखो नेचर ने क्या किया है, किसी को तीव्र बुद्धि बनाया है, किसी को मंद बुद्धि बनाया है, किसी को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज्यादा बुद्धि है वो उस चीजों को ज्यादा ज्यादा हनन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है चीजों को। तो वो चाहेगा हमेशा कि वो हमेशा उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करे, और उसके जगह पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेगा तो उसको वो दबाने की कोशिश करेगा। और जहां दबाने की कोशिश करेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी, यानी कि असमानता, इसको विषमता कहते हैं। विषमता, एक समता, एक विषमता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे से देखा कि कैसे हमने नेचर का एग्जाम्पल लिया, कैसे हमने ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लिया। अब समाज में देखो, हम कहते हैं कि भाई समाज में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो सबका इंपॉर्टेंस है, अपने अपने हिसाब से सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और अगर उस इंपॉर्टेंस को अगर हम भूल जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। समाज में हर व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति दलित है, कोई सफाई का काम करता है, कोई गंदगी का हटाने का काम करता है, तो उसके जगह कोई ब्राह्मण व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि सब भगवान ने, नेचर ने उसके काम के हिसाब से क्या किया, उसको बंटवारा किया। तो हम जो पहले छुआछूत, आज मैं आप लोग को बहुत सारी मूवीज का बताता हूं कि आप लोग ये मूवीज देखना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे समाज में इनइक्वालिटी स्टैब्लिश था। जैसे एक मांझी मूवी करके, आप उसमें देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था। अंबेडकर की एक मूवी है, आप उसमें देखोगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कैसे ये सारा हुआ। ठीक है, इसके बाद एक जूठन करके भी आप देखना, वो वैसे तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो आपकी किताब में दी हुई है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बताया है कि दलित के साथ कैसे परेशानी, कैसे टॉर्चर होता था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते अपने ऑटोबायोग्राफी में कि जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में प्रवेश करने से पहले उन्हें सबको डेस्क और बेंच पे बिठाया जाता था और उनको फर्श पे बिठाया जाता था, और फर्श पे उनकी मैट हटा दी जाती थी कि ताकि वो मैट उनमें सट कर वो छू 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 मतलब क्या उसको बोलते, छूत ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि फिर उन्होंने कहा कि टीचर्स सब लोग बच्चे को पढ़ा रहे होते थे अलग अलग कास्टेस के, लेकिन जो ये छोटे दलित जात के थे, तो दलित कास्ट के थे, तो इनको क्या किया जाता था, इनको पूरे प्लेग्राउंड को साफ सफाई करवाने के लिए लगा दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब सोचो कि आप स्कूल में आप जा रहे हो, स्कूल में आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपको अगर टीचर बोले कि जाओ आप प्लेग्राउंड को साफ करो, स्कूल को साफ करो, इट मीन्स व्हाट, आपको क्या फीलिंग्स होगी। देखो पता है, हम जब किसी के एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम्पल्स को बहुत करीब से जाकर टच करोगे ना तो आपको फील होगा। और टच कैसे करेंगे, जब हम उस एग्जाम्पल्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे, जब उसको हम उस कैरेक्टर को अपने जीवन में एक बार उतारेंगे कि यार अगर उनके जगह मैं होता, अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह अगर मैं होता, तब क्या होता हमारे साथ, तब मेरी फीलिंग्स क्या होती, है ना। तो ये चीजें हैं। फिर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखोगे, जो कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो वहां से पढ़ के आए थे, भारत के पहले व्यक्ति थे वो। और उन्होंने जब अपने दफ्तर में काम करना शुरू किया, तो दफ्तर में सोचो इतने बड़े पोस्ट पे जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, अगर वो नहीं होते ना तो आज हमारा समाज ऐसा नहीं होता, एक तरीके से ऐसा माना जाता है। और ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं वो। और इसके अलावा आप देखोगे कि उनके साथ जो बर्ताव होता था, जिस पिचर पॉट में यानी जिस घड़े में वो पानी पीते थे, उस घड़े को लोग छूना बंद कर देते थे उनके साथ ऐसे। अब आप देखो ना, एक आप स्कूल में हो, क्लास में हो बैठे, अब कोई बच्चे आपके साथ एकदम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करे, लाइक मतलब एक होता है ना कि मतलब आपसे बात नहीं करेगा, तो आपको कैसा फीलिंग होता है कि ये बंदा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है यार, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो आपको समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये चीज को समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं क्या है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, अब ये जो इक्वालिटी की हमने बात की, तो इक्वालिटी का एक जो बैकग्राउंड था, है ना, जो पीछे का जो बैकग्राउंड था कि ये इक्वालिटी से पहले इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी घटने का कारण क्या है, क्यों होता है इनइक्वालिटी समाज में। इसके अलावा हमने सरकार का गठन किया,
क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कहा गया, जो कि एक दस्तावेज है, जो हमारे कंट्री को चलाने के लिए एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बहुत सारे नियम और कानून दिए गए हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को, उनके मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, उनके रंग के आधार पे कोई नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी को छूत नहीं बोल सकता है, अछूत नहीं बोल सकता है, ऐसा नहीं कह सकता है कि वो अछूत है, ठीक है। तो ऐसा चीज है। अनटचेबिलिटी वगैरह जो है लोगों के साथ, पहले क्या होता था, पहले अगर कोई नीचे जात का अगर कोई किसी वेल में जाके, यानी कुएं के पास जाके पानी पी लेता था, तो उस कुएं को लोग मतलब ऐसा मानते थे कि वो मतलब अनटच्ड हो गया, मतलब वो छुआ गया हुआ, ऐसा कहते थे लोग, है ना। तो ऐसा जो जनरल जो लैंग्वेज में बात की जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि समाज में क्या था कि उनके साथ जो एक व्यवहार होता था, तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए हमारे संविधान ने एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जिसके तहत जो है हम अपने देश को बचा सकते हैं इन कुरीतियों से, जिसके वजह से हमारे देश के विकास में बाधा आ सकती है। क्योंकि हम फाइनली डेवलपमेंट की बात कब करते हैं, हमारे पास बहुत पैसा हो गया, हम एक परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग करने के साथ साथ हमारे घर का ना किसी मेंबर्स को बोलने का सलीका पता है, ना रहने का सलीका पता है, ना खाने का सलीका पता है। तो ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा, जब तक ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता है। क्योंकि देखो, हमारा देश तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अब भले कम पैसे कमाओ, लेकिन जब लोग यहाँ पे खुश नहीं है, जब लोगों के बीच में टकरार है, दरारें हैं, तो इस चीज को मतलब टॉलरेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है ना। तो ये चीजें हैं। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे देखना है बच्चे कि हमारा संविधान, हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे संविधान में गवर्नमेंट का जो उल्लेख किया गया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे जनता के हाथ में पावर है, जनता ही सब कुछ है ना। और जनता अपने हिसाब से क्या करती है, इन चीजों को आप देखोगे, आप हमेशा आपके पॉलिटिकल साइंस की किताब में पहला पेज जो है, जो पहला जो फ्रंट जो कवर है, उसमें दिया हुआ है प्रियम्बल। तो व्हाट इज दिस प्रियम्बल? दिस प्रियम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान का जो पहला पन्ना, यानी कि द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल में आप देखना कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इन सभी शब्दों का जो है उल्लेख किया गया है। और ये सारे शब्द जो है ये बताते हैं कि कैसे कैसे जो है ये, क्योंकि कहा गया है कि सरामौर कह दिया गया है कि वो पन्ना ही मतलब पूरे संविधान को एक्सप्लेन करता है। इन्हीं टॉपिक्स पे बात की जाएगी, डेमोक्रेसी पे बात की जाएगी, सोशलिस्ट पे बात की जाएगी, रिपब्लिक पे बात की जाएगी, इक्वालिटी पे बात की जाएगी, लिबर्टी पे बात की जाएगी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड्स निहित हैं। समझ में आई मेरी बात? नाउ नेक्स्ट आप देखोगे कि हमारे जो इक्वालिटी, तो हम बता रहे थे कि हमारा जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो हमारे लिए सबसे पहले, इवन कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। क्योंकि डेमोक्रेसी का एकमात्र जो सबसे जो एक बेसिक चीज दिया गया, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये इक्वालिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि यहाँ पे सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया जाता है। जो वयस्क व्यक्ति है, यानी कि वयस्क मताधिकार इसको बोलते हैं, जो सार्वभौमिक, ठीक है, वयस्क मताधिकार इसको कहते हैं हिंदी में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अत्यधिक होते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है और वो सिटीजन कहलाते हैं भारत के। और वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, रूप का हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। और हर व्यक्ति को एक वोट देने का ही अधिकार है, वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, बिरला हो, टाटा हो, मुकेश, चाहे वो कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, बिग से बिग सेलिब्रिटीज हो, सभी के पास एक वोट देने का ही अधिकार है। ऑल आर हैविंग इक्वल वोट, ठीक है। 1 person 1 vote, एक व्यक्ति एक मत, है ना। एक व्यक्ति के पास एक ही मत होता है, मत मतलब होता है वोट, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बताई गई। अब गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी योजना लेके आती है कि हम समाज में कैसे इनइक्वालिटी को कम कर सके, कैसे हम इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सके। तो ये बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि इक्वालिटी बहुत तरीके का होता है। सोशल, पहले पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है,
पॉलिटिकल इक्वालिटी का एग्जांपल सबसे बढ़िया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप देख लो, है ना, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट, सभी को वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा आप देखोगे कि इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। पॉलिटिकल डिसीजन जो भी होते हैं, देखते हो हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो सरकार वो जनता के मत के बिना नहीं होता है। ठीक है, हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पे पढ़े जाते हैं, जो भी बिल्स जो पास किए जाते हैं, जो भी योजना लाई जाती है, तो उसमें जनता की मत होती है वहां पे। क्योंकि देखो, हम पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने की काम हमारे जो लोकल क्षेत्र के जो लोग होते हैं जैसे हमारे वार्ड कमिश्नर हो गए, हमारे चेयरमैन हो गए, हमारे विधायक हो गए, हमारे सांसद हो गए, दे आर द प्रतिनिधि, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और वो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, और वो अपने छोटे से इलाके में रह के अपनी जनता की बातों को सुनकर वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और वहां पे सरकार फिर इस विषय के ऊपर बातचीत करती है, विचार विमर्श करती है, और फिर इसके तहत जो है इसके विचार विमर्श में फिर वो कुछ नियम लेकर आती है, और उस नियम के माध्यम से जो है वो क्या करती है, वो जनता की भलाई करने की कोशिश करती है। समझ में आई मेरी बात? इसके अलावा आप देखोगे कि सरकार क्या करती है, सरकार जो है वो फिर आप देखोगे ये पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया। उसके बाद आता है सिविल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी मतलब होता है कि सिविल राइट्स, सिटीजन राइट्स की बात की जाती है कि हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए उसे डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, ये चीजें हो गई। फिर आता है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो समाज में प्रिविलेज वर्ड हटना चाहिए, प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार, किसी के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। जब बहुत ज्यादा विशेष अधिकार किसी को मिल जाता है तो उसका उल्लंघन करता है, उसका वो दुरुपयोग करता है ना। जैसे अब ये कहते हैं कि समाज में जो सबसे रिच पीपल है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, या अडानी हो गए, या अमिताभ बच्चन हो गए, इनको एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार, ऐसा नहीं, या इनको टैक्स देने का अधिकार नहीं है, इनको टैक्स देने से छूट है, ये लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए। तो ये गलत है। समाज में प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कानून के नजर में सब समान है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, वो किसी भी जात, धर्म, रीति रिवाज, किसी भी तबके का हो, सभी को समान रूप से देखा जाता है सरकार के नजर में। समझ में आई मेरी बात? फिर आप देखोगे कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब कि यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, वो चाहे किसी भी मेजोरिटी का हो, वो चाहे हिंदू मेजोरिटी कंट्री हो या मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हो। जैसे सपोज इंडिया की हम बात करते हैं, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में बेसिकली मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी है, यहाँ पे मेजोरिटी बहुत ज्यादा है हिंदुओं का। तो ऐसा नहीं कि सरकार जो कानून लाएगी वो हिंदुओं के लिए, वो मुस्लिमों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होगा और हिंदुओं के लिए बहुत नरम होगा, ऐसा नहीं है। वो सभी को समान दृष्टि से देखने का प्रयास करेगी। समझ में आई मेरी बात? इसके अलावा आप देखो कि कल्चरल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि वही मेजॉरिटी माइनॉरिटी कि सांस्कृतिक रूप से, ऐसा नहीं कि अब अलग अलग धर्म के लोग हैं तो हिंदू है मेजॉरिटी में, तो उनकी फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा, जैसे रामनवमी है तो उनके लिए जुलूस निकालने का सरकार ऑर्डर दे दी, और मुस्लिमों की जो ताजिया है वो निकालने का ऑर्डर नहीं दिया गया। ठीक है, या हिंदुओं के रामनवमी में जो है बहुत ज़्यादा डीजे बजाने की बात की कही गई, और मुस्लिमों की ताजिया में कुछ भी नहीं बजा सकते। तो ऐसा नहीं है, सरकार सभी को समान रूप से देखती है, सभी को समान दृष्टि से देखती है, जिसकी वजह से जो है वो समाज में एक सामंजस्य बना के रह सके, इक्वालिटी के नॉर्म्स पे खड़े उतर सके। समझ में आई मेरी बात? इसके अलावा आप देखोगे इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है कि सरकार के नज़र में जो है वो क्या कहती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ऐसा नहीं कि एक काम को, जो सेम काम है उसको एक महिला भी कर रही है और एक पुरुष भी कर रहे हैं, तो पुरुष को उसी काम के लिए उतना ही घंटे के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और महिलाओं को उसी काम के लिए उतने देर के लिए ही कम पैसे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके काबिलियत के हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए, जो जैसा जिनके पास काबिलियत है उनको उसी हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति समान कार्य कर रहा है, उसी काबिलियत का काम कर रहा है, तो उन्हें भी समान रूप से तनख्वाह या वेजेस या जो भी मिलते हैं वो मिलने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? इसके अलावा आप देखोगे कि अब इक्वालिटी का बात हम जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि अब समाज में सरकार जो है सबको समान दृष्टि से देखे। देखो, एक क्राइटेरिया होता है देखने का, जो होता है क्राइटेरिया होता है
कि सरकार किस व्यक्ति को किस तरीके से देखती है ना। सरकार ये करती है कि समाज में बहुत ज्यादा गैप बढ़ने से रोकती है। सरकार का मेन काम क्या है कि समाज में गैप को रोकना, जो अमीर और गरीब यानी हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में जो खाई बढ़ता जा रहा है उसको उसे ब्रिजिंग करने का काम कर रही है, कि ताकि ये जो गैप बढ़ रहा है ना उसको कम करे। अब ऐसा नहीं कि किसी खास व्यक्ति के पास जो है, समाज के किसी एक व्यक्ति के पास धन का इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए, इतना ज्यादा इकट्ठा कर ले वो कि गरीब के पास कुछ बचे ना। तो सरकार का काम क्या है कि बड़ों से लेना, अमीरों से लेना और गरीबों के बीच में देना। अब ऐसा नहीं कि सरकार मुकेश अंबानी से ले ली 50 करोड़ रुपया और गरीबों में बांट दी, नहीं। वो कैसे बांटती है, वो टैक्स के रूप में लेती है और टैक्स को क्या करती है, योजना और स्कीम्स या पॉलिसीज के तहत गरीबों के लिए जो उचित होता है उनको उस स्कीम्स या पॉलिसीज के माध्यम से बेनिफिट्स पहुंचाती है। जैसे मुकेश अंबानी का घर मानते कि 8,000 करोड़ का है और गरीब, ठीक है, जहां पे उनके बिल्डिंग्स है उनके आसपास में झुग्गी झोपड़ियां भी बहुत ज्यादा है, तो सरकार के दिमाग में चल रही है कि वो झुग्गी झोपड़ियों को भी एक प्लास्टर्ड और एक सीमेंटेड घर में लाना है। तो सरकार क्या करेगी कि उनके लिए कुछ निवास परियोजना लेकर आएगी कि नहीं, आप लोग भी निवास में रह सकते हो, गरीब लोग भी निवास में रह सकते हैं, कॉलोनी पास करवाती है या जो भी कुछ भी है। तो सरकार क्या करती है, सरकार उनको भी उनके लेवल तक तो नहीं आप कह सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें लोग हीन दृष्टि से देखें। तो सरकार का काम ही ये चीज है। समझ में आई मेरी बात। इसके अलावा आप देखे होंगे कि एक सरकार आपकी किताब में दी है मिड डे मील स्कीम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील स्कीम देखो, सरकार बहुत ही छोटा ही लेके आई है, लेकिन मतलब छोटा क्या कह सकते हो, मतलब बहुत ही आसान एक स्कीम लेके आई है जिसमें कि वो सॉरी, सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं उनको पके हुए भोजन मुहैया कराने की बात की गई है इस मिड डे मील स्कीम में। जिसके तहत क्या होता है कि सरकार ये दिमाग में प्लानिंग की है कि एक तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे भोजन की वजह से, यानी कि जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, है ना, स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और स्कूल बंक करते हैं, जाने के बाद भोजन के बहाने वो वापस लौटते नहीं है, जिनकी वजह से उनकी स्कूल में जो अटेंडेंस जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। इसके अलावा जो इनरोलमेंट रेशियो है, सरकारी स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका जो कमी होता है, तो सरकार इस मिड डे मील के माध्यम से, यानी कि देखो भूख भोजन के लिए हर कोई कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। खासकर बच्चे की अगर बात करें तो भोजन के नाम पे तो और कहीं भी जा सकते हैं वो खाने के नाम पे। तो बच्चे को जो है लंच प्रोवाइड करवाने की बात की गई इस मिड डे मील स्कीम से, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दाखिला ले पा रहे हैं। दूसरी बात, अटेंडेंस उनका रेगुलर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टाइम एक नियमित अटेंडेंस बन रही है, क्योंकि भोजन को इस तरीके से सेट किया गया है कि जब तक बच्चे पूरे स्कूल को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उनको भोजन देने का ये नहीं है। तो एक तरह से ये मान लो। इसके अलावा जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी लिटरेसी रेट बढ़ेगी, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो उनकी साक्षरता दर बढ़ेगी। जब साक्षरता दर बढ़ेगी तो उनमें विकास होगा, उनके अंदर कुछ करने की ललक पैदा होगी, उनके दिमाग में आगे बढ़ने का, लाइफ में कुछ करने का एक जागरूकता पैदा होगा, ये चीज़ है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो बच्चे भूख से पीड़ित रहते हैं, ठीक है, हंगर से पीड़ित रहते हैं, उनकी हंगर रिड्यूस होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मदर ये सोचती है कि बच्चे काम को लेकर जब तक वो काम करके नहीं आएंगे, पैसे कमा कर नहीं आएंगे तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो बच्चे इस चीज़ को भी लेकर जो है वो कमाने की होड़ में बाहर चले जाते हैं कि ताकि उनका पेट में कुछ निवाले जा सके, कुछ निवाला उनके पेट में भी जा सके, तो उसके लिए तो वो चीज़ कम होगा। इसके अलावा आप देखोगे कि समाज में जो है बच्चों के प्रति एक जो कास्ट प्रेजुडिस है, कास्ट प्रेजुडिस, आपने 6 में प्रेजुडिस टर्म का नाम सुना होगा, स्टीरियोटाइप का नाम सुना होगा। तो प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जो एक जाति को लेकर जो भेदभाव है, कोई अपने से दूसरे को इन्फीरियर समझता है, अरे हम तो ऊंची जाति का है। लेकिन आप देखना सरकारी स्कूल में खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर वैसे लोगों को दी जाती है जो सबसे लोएस्ट कास्ट के लोग होते हैं। और सरकारी स्कूल में गांव में के जो बच्चे पढ़ते हैं या शहर के जो बच्चे पढ़ते हैं, हर तबके के लोग पढ़ते हैं, वो अमीर हो गरीब हो, वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट कोई भी हो, और सभी को समान रूप से समान भोजन मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एक फर्क खत्म हो जाता है कि हम ये भोजन किए और वो भोजन किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ है, समझ में आई मेरी बात। तो ये एक कंप्लीट आपका जो है कंपाइलेशन है चैप्टर का, ठीक है। फिर आप देखोगे आप एक टॉपिक दिया हुआ है सिविल राइट मूवमेंट्स।
तो सिविल राइट मूवमेंट्स में क्या होता है कि सिविल राइट मूवमेंट जो है वो एक नागरिक आंदोलन कह सकते हैं, कि एक ऐसा मतलब अधिकार पाने का एक आंदोलन चला था। इसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी तक फिलहाल जो आप लोग को बतानी थी, जो मुख्य तौर से जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, कि ताकि आप लोग को समझ में आए चीज़ों को। मैं फिर कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे दिमाग में थॉट चल रहे हैं, मैं विचार कर रहा हूँ चीज़ों को, और मेरे दिमाग में जैसे जैसे विचार आते हैं, जैसे जैसे मैं सोसाइटी से इंटरलिंक्ड होता हूँ, ठीक है, कमरे में बैठ कर ही, तो वो विचार मैं आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। एंड आई होप फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग को अच्छा लगे पढ़ने में, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, कोई भी दिक्कत हो मैं उसे उसके सॉल्यूशंस लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत होने की कोशिश करूंगा, और आप लोग की बेस बहुत अच्छा हो जाए, ये मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ा दूं फिर कभी जिंदगी में आप लोग वो चीज़ भूलो नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं करने की कोशिश करूंगा। चलिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।